So, Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today I'm going to interact your AITS. It's actually test number second. ठीक है? So, in which the syllabus was laws of motion, work, energy, and power. ठीक है? चलिए बेटा start करते हैं with question number 1. A car weighing 1,400 kg is moving at a speed of 54 km per hour up a hill. ठीक है? When a motor stops, it is just able to reach the destination, which is at the highest height of 10 meter above the point. Then the work done against the friction. ठीक है, देखिए बेटा, एक अपहिल रोड है, ये इसका टॉप एंड है जिसकी हाइट है बेटा 10 मीटर अबव द ग्राउंड। यहां से गाड़ी ने शुरू किया, ठीक है, इसकी स्पीड थी बेटा 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद मीटर पर सेकंड में ला सकते हैं, कोई इश्यू उसमें नहीं है। कहता है गाड़ी जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची वहां पे वो रुक गई, मतलब उसकी वेलोसिटी हो गई 0। आपको बताना वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, सीधे सीधे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो जाएगा। यहां पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ही निकाल दो बेटा, दैट वाज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखिए पहले मैं एक चीज बताऊं, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन इज इन्वॉल्वड। तो बेटा इस न्यूमेरिकल्स को करने का वर्क एनर्जी थ्योरम से बेहतर तरीका कोई नहीं, जो कहता वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। बताइए गाड़ी पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक तो ग्रेविटी कर रही है, एक तो फ्रिक्शन कर रहा है। किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल तो 0 है, इनिशियल आप यहां से निकाल सकते हैं। सो ये आ जाएगा आपका यहां पे 1/2 ऑफ mu²। आप यहां पे निकाल सकते हैं बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बट एक चीज का ख्याल रखें, वर्क आप देखिए चाहे ग्रेविटी की वजह से वर्क है बेटा वो भी नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स, ग्रेविटी नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स, गाड़ी जैसे जैसे आगे चलती जाएगी हर वक्त डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी बेटा। सो दैट मींस ये भी नेगेटिव वर्क है। और यहां पे आएगा 1/2 ऑफ mu²। u² हम यहां से मैनेज कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। यहां से आप थ्रू आउट की माइनस जो है बेटा वो कैंसिल कर सकते हैं। तो बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारा फिर आ जाएगा 1/2 ऑफ mu² माइनस आ जाएगा बेटा वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब आप कहेंगे सर ग्रेविटी की वर्क कितनी होती है? 3 टर्म्स का प्रोडक्ट m, g और h। h याद रखें वर्टिकल हाइट, यानी ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता पाथ कैसा है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है बेटा, तो कोई भी पाथ से फर्क नहीं पड़ता है। m, g, h से आप यहां पे वर्क डन निकालेंगे बेटा ग्रेविटी की वर्क। तो यहां पे लिखेंगे ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी के बदले आप लिखेंगे m, g एंड h। m भी देकर, g भी देकर, h भी देकर, जो कि 10 मीटर्स है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिलेगा। द मोमेंट वी विल सॉल्व दिस इट विल कम 17.5 व्हिच इज ऑप्शन नंबर 3rd, राइट? 17.5 थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन कर्व्ड रोड ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए, देन इफ फ्रिक्शन इज 0, फ्रिक्शन यहां पे काम नहीं कर रहा है, पार्टिकल को यहां से रिलीज करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? काइनेटिक एनर्जी एट बी मस्ट बी mgh, 100% करेक्ट बेटा। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक। यहां पे अगर हम, क्योंकि हमने h यहां से माना तो ये रेफरेंस हुआ, पोटेंशियल क्योंकि 0 बन गई, तो जो काइनेटिक एनर्जी हो बेटा वो mgh के, यानी टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, 100% करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी एट बी मस्ट बी 0, गलत, दैट विल वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी एट बी मस्ट बी लेस देन mgh, हो सकता था अगर फ्रिक्शन पार्टिसिपेट करता। काइनेटिक एनर्जी एट बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वो तो हम जानते हैं कि हाँ यहां पे 0 तो नहीं है, यहां पे 0 तो नहीं है, ये मैं समझ सकता हूं, बट बेटा प्रेफरेंशियली योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मोर, यू कैन से ना करेक्ट एंड प्रिसाइज, एंड प्रेफरेंशियली ऑप्शन नंबर 1 है तो इसी को टिक करेंगे बेटा। When a man increases his speed by 2 मीटर पर सेकेंड, बेटा अगर आदमी की स्पीड मान लीजिए इनिशियल v है, तो अब वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब है फाइनल हुआ जितनी थी प्लस 2, जितनी थी प्लस 2 हो जाएगा। He finds that his kinetic energy is doubled, उसको ऐसा लगता है उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। तो दैट मींस अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान के चलिए k है, तो फाइनल कितनी हो गई बेटा? डबल दिखता है उसको, तो मतलब 2k हो गई। अब ये क्या चाहता है? ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन इज, जरा मुझे एक चीज बताइए बेटा, v निकालना है। काइनेटिक एनर्जी और स्पीड में क्या रिलेशन है? k इज डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ v²। तो बेटा यहां पे हम 2 बनाएंगे, k इज डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ v², डिवाइड करेंगे तो मेरा यहां पे बनेगा k फाइनल बाय k इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इनिशियल का स्क्वायर, ये बनेगा। k फाइनल कितना है सर? 2 ऑफ k,
के इनिशियल कितना है, के और के कैंसिल हो जाएगा, वी फाइनल बाई वी इनिशियल, यहां पे बनेगा वी प्लस 2 और ये बेटा वी है का होल स्क्वायर, वी इनिशियल का स्क्वायर होल स्क्वायर मैंने कर दिया, स्क्वायर इधर लाइए रूट बनेगा, तो ये बनेगा बेटा √2 इज इक्वल टू वी प्लस 2 डिवाइडेड बाई वी, इस तरीके से बन जाएगा। हमें v का वैल्यू निकालना है, ये इधर लाइए तो बनेगा √2v इज इक्वल टू v प्लस 2। अब बेटा v इधर लाइए ताकि v को कॉमन जब निकालू मैं, अंदर बचेगा √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बचेगा। हमें v चाहिए बेटा, तो बताइए v किसके बराबर बन जाएगा, v विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1। ठीक है, तो हमें v चाहिए बेटा, इनिशियल स्पीड चाहिए हमें, जस्ट आई विल सी क्या कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई हो हमसे, जस्ट 1 सेकेंड। फाइनल बाय इनिशियल, गुड, इनिशियल ये है, के और के ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इधर लाइए तो √2 बनेगा, नो इश्यू इन दैट, सो इट इज √2 मल्टीप्लाइड बाय v एंड यहां पे v प्लस 2, परफेक्ट, इट इज √2v और ये v इधर जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा माइनस v, ठीक है, v कॉमन निकाला √2 माइनस 1, सो ये बन जाएगा 2 अपॉन v इज इक्वल 2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1। तो मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 ये, बट यहां पे मुझे डिवीजन में मिल रहा है बेटा √2 माइनस 1, जस्ट विल चेक आउट दिस, एक बार इसको आप चेक करेंगे, सो दैट्स इट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे यहां पे बेटा डिवीजन में मिल रहा है, ठीक है, और यहां पे जो ऑप्शंस मुझे दिए गए हैं बेटा दैट्स इन मल्टीप्लिकेशन, जस्ट चेक आउट, तो मुझे लगता है ये आंसर मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1। सो लेटर ऑन वी विल चेक आउट दिस। A 10 kg brick moves along x-axis. Its acceleration as a function of position is given. What is the net work performed by the brick? What is the net work performed on brick by the force causing an acceleration on the brick moves from x is equal 0 to 8 meters. देखिए बेटा एक ब्रिक पे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन आ रही है विद रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ देकर एक स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हमें क्या बताना है बेटा, वर्क डन। यहां पे एक चीज देकर है मास ऑफ द ब्रिक जो है बेटा वो 10 kg है और मुझे निकालनी है बेटा वर्क डन। मुझे बताइए अगर ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व होता तो वर्क किसके बराबर, एरिया अंडर द कर्व। तो एक काम करिए एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 0 to 8 तक मुझे जाना है तो 20 को मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे मुझे फोर्स मिलेगा तो वो तो 10 है बेटा, तो मेरा फोर्स बना बेटा 200 इस पॉइंट पे। तो बेटा यहां पे अगर मैं बताऊं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फिर 1/2 ऑफ बेस जो है बेटा वो 8 है और अल्टीट्यूड जो है बेटा वो मेरा 200 है। यहां पे कैंसिलेशन 4 2s are 800 जूल मस्ट बी द वर्क डन। तो मैंने एक्सेलरेशन को कुछ ज्यादा नहीं फोर्स में कन्वर्ट किया, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कन्वर्ट हुआ फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकाला, वो मुझे मिला 800, परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 5 पे चलते हैं। A particle moves in one dimension from rest under the influence of force, ठीक है, that varies with the distance traveled by the particle shown the the kinetic energy of the particle after it has traveled 3 meter। देखिए बेटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देकर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट द एंड ऑफ द 3 मीटर्स, मतलब इस एंड पे आते आते 3 मीटर डिस्टेंस जब खत्म हो जाए तो बेटा 3 मीटर पे डेस्टिनेशन पे आपको बतानी उसकी क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा पार्टिकल मूव्स इन वन फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। देखिए बेटा तो सिंपल हुआ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ है जो मुझे निकालनी है, इनिशियल जो है बेटा वो 0 है क्योंकि इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, सर वर्क। ग्राफ किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया निकालेंगे। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को ऐड कर दो, तो बेटा टोटल वर्क डन आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ वो बनेगा 4, तो बेटा इसका 2 2s 4 किया तो इसका एरिया प्लस ट्रेपीजियम का 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आएगा 3 और प्लस 2 ये तो आ जाएगा बेटा 5 है, 3 into 5 sum of parallel sides multiplied by altitude 3 minus 2 that's equal to 1, so यहां पे बनेगा 2.5, 4 plus 2.5 6.5 must be the answer, option number 3 is correct, perfect। Next question, a body of mass m moves in a horizontal circle of radius r at constant speed v, ठीक है, स्पीड हर जगह पार्टिकल की v रह रही है, वेलोसिटी हर जगह v नहीं रह रही है, स्पीड हर जगह v रह रही है।
विच पेयर करेक्टली गिव्स, आपको बताना इनमें से, इन चार में से कौन सा सही दे रहा है। क्या? वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। यू मस्ट रिमेंबर कि सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी किसी भी जगह पे अगर हम देखें बेटा, द एंगल इज 90, ये हम मानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल है 90। सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल होता है बेटा 90। पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क जीरो है, बट आप कह रही है थोड़ा सा मैं ईज कर दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल है 90। तो बेटा वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दैट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन फिर कितना हुआ बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, एफ एस कॉस थीटा। बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, सर वो तो 90 है, तो बेटा cos ऑफ 90 इज 0, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, उसमें कोई शक नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत। अब तीसरा और चौथा 0 0 दिखा रहा है। अब इनमें से कौन सा है? दूसरा, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम x टू y इज डायमेट्रिकली। देखो क्या कह रहा है बेटा, ये पार्टिकल कहता है जब ये पार्टिकल मूव करा x टू y, x से लेकर y तक, ये जब पार्टिकल चला, पार्टिकल चल कैसे रहा? वैसे सर ये तो चल रहा है सर्कल में, तो कह रहा है जब x से y तक गया, हाउ मच इज द चेंज इन मोमेंटम। नाउ मोमेंटम माय डियर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए बेटा, अगर मैं कहूं से फॉर वैसे वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में दी है, चलिए कोई बात नहीं, यहां पे मोमेंटम की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी? डाउनवर्ड्स। यहां पे मोमेंटम की डायरेक्शन कहां होगी? अपवर्ड्स। अगर मैं चेंज करूं फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए अगर ये वाली डायरेक्शन डाउनवर्ड में पॉजिटिव लो, डाउनवर्ड में पॉजिटिव, तो अपवर्ड कौन सी डायरेक्शन है सर? नेगेटिव। तो बेटा मैं कहूंगा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों जगह सही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से फाइनल मोमेंटम जो कि पॉजिटिव है फिर माइनस आएगा, क्योंकि मुझे चेंज चाहिए। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल बी एम वी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बेटा अपोजिट है यानी नेगेटिव है, वो माइनस माइनस प्लस होकर टोटल मोमेंटम में चेंज आएगा 2mv। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 2mv। सो बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन है। चलिए, लेट a1 a2 आर द एक्सेलरेशंस ऑफ a एंड b। ये जो ब्लॉक्स हैं इनके एक्सेलरेशन a1 a2 है। लेट b1 b2 बी द एक्सेलरेशंस ऑफ c एंड d, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द वेजेस। चूज द राइट रिलेशन डायरेक्शन ऑफ दिस एज शोन इन फिगर। देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, असल में कॉन्स्टेंट यूजुअली हमसे नीट में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी कॉन्स्टेंट का क्वेश्चन है, उतना कुछ मतलब बड़ा टफ कॉन्सेप्ट नहीं। मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे सबसे आसान यही है। आपको दिख रहे हैं दो वेजेस, हां सर दिख रहे हैं दो वेज, उनके ऊपर क्या है? एक रस्सी है, उस रस्सी के साथ दो ब्लॉक्स जुड़े हुए। ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, दोनों ब्लॉक्स नीचे, उसकी वजह से वेजेस एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन है b1 और b2 और वेजेस की है a1 और a2। क्वेश्चन सेज इन एक्सेलरेशंस में व्हाट इज द रिलेशन। बेटा की कॉन्सेप्ट इसका ये है, ये स्ट्रिंग, ये ब्लॉक नीचे आए, ये इधर जाए, कोई कहीं भी जाए, जो ये स्ट्रिंग की लेंथ है, देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ना कम होगी ना बढ़ेगी। अगर ये दिमाग में है तो एक चीज बताओ बेटा, मुझे बताओ जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो इंक्रीज इन लेंथ समझो x1 आ गया, यहां पे इंक्रीज इन लेंथ आएगा, क्योंकि जब ये ब्लॉक नीचे आएगा वेज उधर जाएगा, तो ये वाला सेगमेंट जो है इसमें कुछ इंक्रीज आएगा। मान लो x1 आया, इसमें इंक्रीज, x1 इज द इंक्रीज, फील करना। ये ब्लॉक नीचे गया तो वेज इधर गया, तो इस वाले हिस्से में इंक्रीज आया x2। तो बताओ व्हाट इज द टोटल इंक्रीज इन लेंथ, इस साइड और इस साइड इंक्रीज इन लेंथ। सर यहां से x1 और वहां से x2, बात सही है, इंक्रीज इन लेंथ x1 x2। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, आपने तो खुद का रस्सी की लेंथ तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो अगर यहां से रस्सी की लेंथ बढ़ रही है तो बीच में जो लेंथ है वो तो कम हो रही है। बताओ बेटा अगर x1 यहां से इंक्रीज है तो इस वाले स्ट्रिंग में कितना डिक्रीज आएगा? सर यहां पे डिक्रीज आएगा x1। अच्छा ये बताओ अगर इधर आएगा x2 का इंक्रीज तो इस वाले हिस्से में क्या आएगा? सर x2 का डिक्रीज। मुझे अब ये बताओ, ये वाला x1 और x2 क्या है? डिक्रीज। ये वाले x1 x2 है इंक्रीज, ये वाले x1 x2 है डिक्रीज। तो मैं कहूंगा इंक्रीज इन लेंथ मस्ट बी इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ। जितना तुम लोगों को एक साइड से दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है, उतना बेटा डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज कितना हो रहा है? सर वो भी x1 x2 है। मैं कहूंगा इंक्रीज इन लेंथ मस्ट बी इक्वल टू डिक्रीज। डबल डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं बेटा एक्सेलरेशन मिलेगी। अब तो x1 x2 इस इंक्रीज वाले
इस इंक्रीज वाले x1 x2 और इस डिक्रीज वाले x1 x2 की अगर डबल डिफरेंशिएशन करूं तो x1 x2 की डिफरेंशिएशन b1 और b2 देगा, b1 और b2। और बेटा इस x1 और x2 जो कि डिक्रीज हो रहा है उनकी रेट ऑफ चेंज डबल जो है आप डिफरेंशिएशन करें वो a1 a2 देगा, a1 प्लस a2। अब मुझे एक चीज बताओ, b1 b2 उधर ले जाओ तो a1 a2 तो वहीं रख दो, b1 b2 उधर ले जाओ, माइनस b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। सो कांस्टेंट का सिंपल फंडा होता है दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय ऑफ मास m applying a horizontal force to a slide a box। देखिए बेटा एक लड़का है जिसका मास है बेटा m और वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है एक ब्लॉक पे जिसका मास कितना बेटा m डैश। इतना आया समझ? ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज, बेटा लड़के के शूज और ग्राउंड के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, एंड दैट बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर इज, बॉक्स और फ्लोर के बीच में म्यू डैश है। In which of the following cases it is certainly not possible to slide the box। आपको बताना इस पेयर में से कौन सा ऐसा पेयर है जब ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। आराम से सुनिएगा मेरी एक्सप्लेनेशन क्या, ध्यान सुनो बेटा। ये बंदा, ये लड़का जब इसको धक्का देगा, ठीक है, तो इसकी अपनी एक टेंडेंसी होगी पीछे स्लाइड करने की, ठीक है, ग्राउंड के विद रेस्पेक्ट पीछे जाने की। तो इसको पीछे जाने से रोकेगा कौन? सर फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, म्यू इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली लड़के के मास पे डिपेंड करेगा। म्यू इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं देखूं एन जो है बेटा म्यू जी, ठीक है, म्यू एम जी, एन के बदले एम जी आएगा। तो दैट मींस इस लड़के को बचाने के लिए जो फ्रिक्शन आएगा वो म्यू पे भी डिपेंड करेगा और वो इस लड़के के मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सिमिलरली इस ब्लॉक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा इसको स्लिप होने से, बेटा वो डिपेंड करेगा म्यू डैश पे भी और एम डैश पे भी। ये चीज है। लेकिन ये कहता है कि बताइए किस केस में ऐसा होगा कि किसी भी सूरत में बॉक्स आगे स्लाइड ना करे। तो बेटा जब ये वाला फ्रिक्शन कमजोर पड़ेगा, यानी अगर बच्चे के बीच में और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन जो वो कमजोर पड़ जाए तो बेटा बच्चा ही पीछे चला जाएगा और ब्लॉक आगे नहीं जा सकता है। सो दैट इज द केस। तो बेटा कंडीशन फिर ये है, दोनों पे डिपेंड करता है, म्यू और एम, म्यू डैश और एम डैश। जब ये दोनों इन दो के कंपैरिजन में कम पड़ जाए तो ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू गो बी डिस्प्लेस्ड इन फॉरवर्ड, रादर व्हाट विल हैपन, जो बच्चा है वही पीछे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो बेटा ये ऑप्शन सही रहेगा, म्यू लेस देन म्यू डैश, म्यू लेस देन म्यू डैश, एम लेस देन एम डैश। होप कि आपको टेक्निकली समझ में आया हो क्या रहा है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी अटैच्ड टू ईच अदर बाय मासलेस स्प्रिंग, ठीक है, आर केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, म्यू इज इक्वल 0.1 and pulled by a force of F is equal to 200 Newton as shown in figure. If at some instant the 10 kg mass has acceleration of 12 meter per second square, what is the acceleration of 20 kg of mass? देखिए बेटा यहां पे FBD बड़े काम की चीज है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस ब्लॉक और सरफेस में 0.1, इसके और इसके बीच में 0.1। आपको बतानी है बेटा इस वाले मास की, 20 वाले मास की बेटा एक्सेलरेशन। अब बोलेंगे सर हमें क्या करना है, स्प्रिंग को 200 वाला न्यूटन लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। गलत बेटा, देखो क्या होगा, जब आप इसको खींचोगे तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा पीछे kx, और अभी हमें वो kx का वैल्यू नहीं पता है। तो दैट मींस इसकी FBD बनाने के टाइम जब आप इसकी एक्सेलरेशन निकालो आपको चाहिए होगा kx। अब kx का इंतजाम कैसे करोगे, इसकी FBD बनाओ। देखो बताओ ये 10 kg मास है कि नहीं? हां सर। बताओ जी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीचे कितना? सर 0.1, 0.1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बताओ बेटा इस पे kx कहां की तरफ लगेगा? सर आगे पीछे की तरफ कौन सा होगा? सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू एन, एन हो जाएगा mg, क्योंकि कोई इनक्लाइनेड केस नहीं है, म्यू इज इक्वल टू mg। तो मैं कहूंगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, म्यू है बेटा 0.1, m है बेटा 10 और g है बेटा 10। तो ये हो जाएगा बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस पे लगेगा, इस वाले बॉडी पे। kx कहां लग रहा है? आगे की तरफ। तो मुझे एक चीज बताओ, ये बॉडी एक्सेलरेट लेकिन कर रही है आगे की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से? इट्स एक्सेलरेटिंग एट द एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। फ्रिक्शन पीछे की तरफ, के एक्स आगे की तरफ, एक्सलेरेशन आगे की तरफ। इसका मतलब है के एक्स माइनस, यहां पे इक्वेशन बना दो, के एक्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन जो कि 12 है बेटा। अब बताओ यहां पे के एक्स का वैल्यू कितना आएगा? सर के एक्स आएगा, ये बनेगा हमारा 120 और प्लस हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा आई थिंक 10, तो ये बन जाएगा हमारा 130। ये किसका वैल्यू है? के एक्स का। अब बताओ बेटा इस वाले बॉडी पे पीछे की तरफ के एक्स, और के एक्स का वैल्यू का बंदोबस्त हो गया 130, तो बेटा आगे की तरफ 200 और पीछे की तरफ बेटा 130, सो 70 न्यूटन यहां पे कुल मिला के बच जाएंगे। 70 न्यूटन, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स अब होगा, क्योंकि आगे की तरफ 200 पीछे 130, 70 बचेगा नेट फोर्स। 70 इज इक्वल टू नेट फोर्स जो है 70 मास इनटू एक्सेलरेशन, 20 है मास, एक्सेलरेशन ए है बेटा, 0 0 कटेगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा बेटा 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। आई थिंक इट शुड बी ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से एक समय फिर एक बार फिर से चेक करो, यहां पे हमने सही करा, एक समय बेटा 0.1 यहां पे 1 बन जाएगा, ये तो 10 आ जाएगा, यहां पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 आ जाएगा, ठीक है। के एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां तक बिल्कुल सही है, 10 ऐड हो जाएगा 130। आगे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है बेटा कितना, और एक चीज हमने गड़बड़ कर दी, इस पे भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा, जस्ट 1 सेकेंड सॉरी, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो आएगा, तो हमने थोड़ी सी गलती कर दी बेटा। सब सही है, थोड़ा सा यहां पे देखिए, इसकी एफ बॉडी बनाने में हमने जल्दबाजी की, 200 न्यूटन आगे है बेटा, और पीछे की तरफ अब हमें समझ में आया कि एक्स का फोर्स 130 है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इसके और इसके बीच में 2 फ्रिक्शन है, तो बेटा वो फ्रिक्शन पीछे की तरफ वो कितना आएगा? म्यूट 0.1 mg, वो है बेटा 200 हमारा, 200 मल्टीप्लाइड बाय दैट वो तो 20 आएगा, 130 और 20 कितना हो जाएगा? 150, 150 पीछे। नेट फोर्स जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा बेटा यहां पे 50 न्यूटन, न कि 70, तो नेट फोर्स बचेगा 50 मास इनटू एक्सेलरेशन। 50 नेट फोर्स है, मास है बेटा 20 और एक्सेलरेशन ए है, ए निकालना है, 5 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 2.5। सो थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी से काम लिया, बस हो गया, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट 100%। In the figure, at the free end of the light string, a force F is applied to keep the suspended mass of 18 kg at rest. ठीक है, assuming pulley is light, then the force exerted by the ceiling on the system is, देखो बेटा यहां पे एक रस्सी आप देख रहे हो, ये रस्सी ऐसे जा रही है, तो मैं एक हाईलाइट कर रहा हूं इसको, इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रिंग, इट्स अ कंटिन्यूअस सिंगल स्ट्रिंग जो ऐसे जा रही है। यहां पे आप फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। मुझे बताना सीलिंग पे कितना फोर्स लगेगा, सीलिंग पे कितना फोर्स लगेगा। आपको पता होना चाहिए एक सिंगल स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है, जो टेंशन होता है, वो हर जगह सेम होता है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पे एफ लग रहा है, बताओ इस वाले पुली पे वो एफ कहां की तरफ लगेगा? ऊपर वाली पुली, सर नीचे की तरफ। वही नीचे वाली पुली के लिए वही एफ जो है बेटा, वही एफ ऊपर लगेगा ना। ये स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है, इस वाली पुली के लिए वो एफ ऊपर, इस वाली पुली के लिए नीचे, तो ये आएगा बेटा नीचे, और इसके लिए बेटा ऊपर की तरफ। फिर वो स्ट्रिंग नीचे जा रही है, ऊपर वाली पुली के लिए नीचे, और नीचे वाली पुली के लिए वो ऊपर। अगर आप देखोगे इस ऊपर वाली पुली पे टोटल कितना फोर्स आप नीचे गिनिए, 1 एफ 2 3, और खुद जो आप यहां से एफ लगा रहे हो, तो ऊपर वाली पुली पे जो नेट फोर्स डाउनवर्ड वो 3F नहीं है, वो 4F है। तो मुझे बताइए सीलिंग पे कितना फोर्स आएगा? सर सीलिंग पे 4F आएगा। अब F का इंतजाम करना है। अब देखिए बेटा, नीचे वाली पुली पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स है? सर 3F है, तो नीचे वाली पुली पे ऊपर की तरफ फोर्स 3F है, और नीचे उसके साथ ब्लॉक है, ब्लॉक का जो मास है वो 18 है, तो 180 न्यूटन उस पे आएगा mg, वेट वो नीचे 180, 3F ऊपर 180, और ऊपर से सिस्टम रेस्ट में, मतलब 3F इज इक्वल टू 180, तो F बराबर हुआ 180 बाई 3, इट इज 60। F का वैल्यू आया बेटा 60। 4F का कितना हुआ? सो 4 6 240, सो बेटा दैट मींस 240 इसका आंसर आ गया। दैट मींस सीलिंग पे लगने वाला 4F है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, M डज नॉट स्लाइड। चलिए बेटा यहां पे एक क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हैं 2 ब्लॉक्स हैं M और M, ठीक है। As shown, the minimum frictional coefficient so that M does not slide.
आपको बताना है कि फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए ताकि ये स्मॉल m जो है स्लाइड ना करे विद रिस्पेक्ट m। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इस पे लगने वाला जो है फोर्स वो कौन सा होगा, स्मॉल m पे कौन सा होगा। देखिए मुझे एक चीज बताइए, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन दिस ब्लॉक, नीचे वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितनी होगी सर, वो होगी g sin ऑफ 37, g sin ऑफ 37 सर होगी एक्सेलरेशन इसमें। तो मुझे बताइए इस पे वो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, सीडो एक्सेलरेशन स्मॉल पे सर ऊपर की तरफ। तो अगर मैं ये वाला ब्लॉक बना दूं इसमें जो सीडो एक्सेलरेशन आएगी बेटा वो आएगी g sin ऑफ 37, g sin ऑफ 37 एक्सेलरेशन आ जाएगी, नो डाउट इन दैट, ठीक है, ये मिलेगी सीडो एक्सेलरेशन। अगर मैं उसको m से मल्टीप्लाई कर दूं वो आ गया बेटा ऊपर वाले पे नेट फोर्स जो है सीडो फोर्स उस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा और उस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सर, mg उस पे नीचे और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ mg sin थीटा के दो कंपोनेंट से, एक यहां से एक यहां से कौन सा आएगा, ये 37 ही होगा जाहिर सी बात है। तो सर यहां से आएगा mg sin ऑफ 37 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 37, मतलब यहां से आएगा उसका cos कंपोनेंट, mg sin 37 का cos कंपोनेंट और यहां से mg sin 37 का sin कंपोनेंट, तो वो बन जाएगा mg sin स्क्वायर ऑफ 37। होप कि आपको समझ में आया, mg को मैंने रिजॉल्व कर दिया। फ्रिक्शन कहां की तरफ होगा सर, पीछे की तरफ होगा फ्रिक्शन इस पे। तो मुझे बताइए यहां पे बेटा अगर रेस्ट है तो राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल लेफ्ट एंड अपवर्ड इज इक्वल डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि मैंने सीडो लगाया, मतलब मैं इसी फ्रेम में हूं एंड टू मी अगर मैं इसी वेज पे हूं बेटा देयर इज नो रिलेटिव मोशन, सो बेटा नेट फोर्स ऑन अलोंग एनी एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। आई थिंक दीज आर द फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं। अब मुझे बताओ बेटा अपवर्ड फोर्स कौन कौन है और डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन है सर, mg sin स्क्वायर थीटा, mg साइन स्क्वायर ऑफ 37 ये अपवर्ड फोर्स है, और है बेटा नॉर्मल रिएक्शन ये है अपवर्ड फोर्स। अच्छा इज इक्वल डाउनवर्ड वो तो आएगा बेटा mg, एम आई राइट। अच्छा राइटवर्ड फोर्स कौन है सर, mg साइन ऑफ 37 इनटू कॉस ऑफ 37 इज इक्वल टू सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक काम करिए यहां से n का वैल्यू निकालिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू n आ जाएगा बेटा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, दैट विल बी द आंसर। अच्छा एक चीज साइन ऑफ 37 क्या होता है सर, 3/5 वो बन जाएगा 9/3, 3 is 9 एंड 5 is 25, 9/25, तो ये बन जाएगा हमारा। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं इट विल बी mg, इट विल बी 9/25, ठीक है, प्लस n विल बी इक्वल टू mg। तो यहां से मैं निकाल रहा हूं n बराबर आ जाएगा n इज इक्वल टू mg माइनस 9/25 mg, ठीक है, ये आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया सर, 9 का। 25 माइनस 9 अगर मैं करूं बेटा तो यहां पे आ जाना चाहिए असल में 15, सो ये आ जाए 16 आ जाएगा, 16/25 mg, 16/25 mg आ जाएगा, ठीक है। ये किसका वैल्यू है सर, n का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू n का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी कैन ऑब्टेन म्यू। सो द क्वेश्चन इज डन। ये स्टेप में हटा दूं, अब मेरे किसी काम का नहीं है। सो द फाइनल स्टेप टू दिस विल बी mg sin of 37 3/5 cos of 37 4/5 इज इक्वल टू म्यू निकालना है n के बदले बेटा 16/25 mg। बेटा इसमें से mg कैंसिल हो गया, 5 5 25, 25 25 कैंसिल, ये आ जाएगा यहां पे 3 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 16, 12 डिवाइडेड बाई 16 हमारा म्यू हो गया। थोड़ी सी कैंसिलेशन करेंगे 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A man of mass stands on a frame of mass capital M. He pulls the light rope which passes over the pulley. The other end of the rope is attached to the frame. For the system to be in equilibrium, what force must the man exert on the rope? देखिए बेटा, एक आदमी इसके अंदर, इस केज के अंदर है, या आप कुछ भी बोल सकते हो, उसको एक बॉक्स के अंदर है, वो पुल कर रहा है रोप को, पुल कर रहा है, वो रोप को नीचे खींच रहा है, बट वो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है केज को कहां की तरफ, अपवर्ड्स। अब ये चाहता है कि आदमी को कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि वो खुद को गिरने से बचाए, क्योंकि अगर इसने कम फोर्स लगा दिया तो उसका वजन जो डोमिनेट करेगा, केज लेकर ये नीचे चला जाएगा। तो मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं, सिस्टम पूरा एक साथ आप ले लीजिए, पर्सन एंड द केज। अब बताओ पर्सन एंड केज पे नेट फोर्स कितना है सर, आदमी पे mg डाउनवर्ड्स है और केज का वजन है कैपिटल mg। यह नेट फोर्स सिस्टम पे जो नीचे की तरफ है। अब अपवर्ड देखिए,
आदमी रस्सी को नीचे खींच रहा है, तो आदमी पे कितना फोर्स है सर? अपवर्ड्स है। लिफ्ट पे अपवर्ड फोर्स कितना है? वो टी। ट्रांसफर जब केज पे होगा सर टी है। तो बताओ सिस्टम पे अपवर्ड फोर्स, सिस्टम में बेटा आदमी और केज, तो सिस्टम पे अपवर्ड फोर्स है 2t, और बेटा डाउनवर्ड टोटल फोर्स कितना है? mg प्लस mg, mg प्लस mg। हमें यहां पे निकालना क्या है? कितने फोर्स से खींचेगा? तो t आएगा बराबर बेटा यहां पे mg प्लस mg डिवाइडेड बाई 2। अगर हम g कॉमन निकालें तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। t इज इक्वल mg प्लस mg अपॉन 2, m कॉमन निकालिए, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A 40 kg slab rests on frictionless floor, ठीक है। A 10 kg block rests on the top of the slab as shown in figure। वैसे फिगर नहीं देकर है, but still it can be solved। 40 kg slab rests on frictionless floor। तो अगर ये frictionless floor है, इसके ऊपर एक slab है जिसका मास है 40 kg। It can be understood from the language। 10 kg block rests on the top of the slab। बेटा इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्लैब इज 0.6। बेटा ब्लॉक एंड द स्लैब, ब्लॉक एंड द स्लैब, तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.6। स्टैटिक ये म्यू एस का वैल्यू देकर है, ठीक है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक इज म्यू के इज इक्वल 0.4, ठीक है। ये भी आया समझ। The 10 kg block is acted upon by a horizontal of 100 न्यूटन। बेटा इस पे horizontal force जो 100 न्यूटन का लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, horizontal force है। The resultant acceleration of the slab will be, हमें इस स्लैब की एक्सेलरेशन निकालनी। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये 100 न्यूटन लगा किस पे? ऊपर वाले ब्लॉक पे। बताओ ऊपर वाले ब्लॉक से नीचे वाले ब्लॉक पे कौन सा फोर्स ट्रांसमिट होगा? बेटा एक दैट इज फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन यहां पे दो हो जाएंगे, स्टैटिक या काइनेटिक। तो बेटा वो कैसे पता चलेगा, समझ लीजिए। हम निकालेंगे इस पे पहले स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100 से ज्यादा हुआ, 100 से अगर वो ज्यादा हुआ, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। सो बोथ विल बी एट रेस्ट एंड दे विल मूव टुगेदर। लेकिन अगर वो स्टैटिक कम पड़ गया, दैट मींस ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, तो नीचे वाले को जो फ्रिक्शन होगा या जो दो के बीच में फ्रिक्शन होगा, दैट वुड बी काइनेटिक, सिंपल एज इट इज। सो पहले निकालेंगे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। मैक्सिमम कितना मिल सकता है इन दो सरफेस के बीच में? मैक्सिमम दैट विल बी 0.6 हो गया म्यू एम जी, वो आएगा 10 इंटू 10। और अगर आप देखोगे ये तो हमारा बेटा 60 हो गया, 60 न्यूटन। तो पता चल रहा है 100 लग रहा है, और फ्रिक्शन जो मैक्सिमम आ सकता है वो सिर्फ स्टैटिक के लिए 60 मिल रहा है, इनसफिशिएंट है। मतलब ये ब्लॉक ऊपर वाला मूव करेगा। अगर ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन ये रहेगा क्या? नहीं सर, कौन सा आएगा? अब आएगा बेटा काइनेटिक। काइनेटिक कितना आएगा? सो सीधी बात है वो 40 न्यूटन आ जाएगा, है ना। सो जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो 40 आएगा। अब बताओ लगा कितने रहे हो सर? 100, और फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 40। तो बेटा उसमें एक्सेलरेशन अलग है, वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन बात यह है ऊपर वाला ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, उस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, कितना? 40 लग रहा है, 60 नहीं, क्योंकि अब मोशन है बेटा। तो वही 40 नीचे वाले पे कहां लगेगा सर? आगे की तरफ। कितना लगेगा नीचे वाले पे? इन द हॉरिजॉन्टल सर 40 न्यूटन। तो दिस द नेट फोर्स जो नीचे वाले ब्लॉक पे आ रहा है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास, मास है 40, एक्सेलरेशन ए, 40 कटेगा, 1 आएगा बेटा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, गॉट इट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 1 rupee coins are put on top of each other on a table where mass of each coin is 20 grams. The reaction of 7th coin counted from the bottom on the 10th coin is, देखो बेटा coins 12 है, नीचे से ऊपर आपने इनको रख दिया। 7th वाली कॉइन कितना रिएक्शन दे रही है 8th वाली कॉइन के ऊपर? तो बेटा वो तो एज इक्वलेंट हुआ। 8th वाली कितना दे रही है बेटा 7th वाली के ऊपर? तो रिएक्शन तो वहां पे कॉमन होगा। मुझे बताओ से फॉर एग्जांपल ये 8th वाली कॉइन है, दिस इज 8th कॉइन। अब ये नीचे कितना रिएक्शन देगा? पहले बताओ 8 के ऊपर कितने आएंगे? 8 के ऊपर होगा 9th, 9th के ऊपर होगा 10th, 10th के ऊपर होगा 11th एंड 12th। तो टोटल मिला के जो 8th से ऊपर जो कॉइन्स है, रादर 7th के ऊपर जो टोटल कॉइन्स है, 1 2 3 4 और 5 कॉइन्स टोटल है बेटा।
अब बताओ सेवंथ पे ये रिएक्शन लगा रहे हैं, तो बताओ एम जी जो यहां पे आएगा इनका एम जी वो तो एन के बराबर हो जाएगा, तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा सर, 5 कॉइन्स का एम जी मिला के बन जाएगा एन के बराबर, क्योंकि सेवंथ के ऊपर 5 कॉइन्स है उनका वजन mg, तो नॉर्मल रिएक्शन वहां पे बराबर हो जाएगी 5 mg। 5 मास है एक का, कितना मास है बेटा 20 ग्राम्स, 20 इंटू 10⁻³ कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 10, वही आएगा बेटा n। यहां पे 2 कट जाएंगे तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा इस हिसाब से, 5 2 10, ये 100 बनेगा, ठीक है। ये 0 यहां पे एब्जॉर्ब कर लेंगे, सो आई थिंक द बेस्ट आंसर इज 1 न्यूटन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। देखो बच्चे ये बन जाएगा यहां पे 100 और 100 के साथ ये मिलाएंगे 1000, तो 1000 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे 1 न्यूटन बचेगा। चलिए, a pendulum of mass m hangs from the support fixed to a trolley. The direction of the string theta when the trolley rolls on the देखो बेटा क्वेश्चन सिंपल है, मैं आपको बताऊं, ये ट्रॉली है, इसके ऊपर एक पेंडुलम लगा है, ठीक है। ये पेंडुलम होना तो चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बट क्योंकि जब ये एक्सेलरेट करेगा तो पेंडुलम पीछे की तरफ जा रहा है वर्टिकल के साथ, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। आपको थीटा निकालना है बेटा, इसकी एफबीडी बनाएंगे, इस पे लगने वाले फोर्सेस। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पेंडुलम कुछ इस तरीके से, बताओ पेंडुलम पे लगने वाला फोर्स, पहले देखो ट्रॉली में एक्सेलरेशन ए है, वो एक्सेलरेशन जब इसको मिलेगा तो इस डायरेक्शन में मिलेगा अलोंग द इंक्लाइन, सीडो एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंशन यहां पे इस तरीके से, टी इज हियर, ठीक है। एम जी कहां की तरफ है सर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है एम जी, तो यही फोर्सेस हम यहां पे बैलेंस करने वाले, देखते बेटा थीटा कितना आएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले इस पे लगने वाला एम जी इधर की तरफ, ठीक है, एम ए इधर की तरफ, और यहां पे टेंशन आएगा टी के बेटा, टी को रिजोल्व करेंगे, यहां पे टी को हम रिजोल्व करेंगे, देखते हैं टी के क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड पैरेलल टू द, और मैंने एम जी शायद गलत बना दिया यहां पे, मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड्स दिखाना है एम जी, थोड़ा सा वैसे सही है बट परफेक्ट डायग्राम होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये आ गया अभी फोर्स, और कोई फोर्स लगने वाला है इस पे, तो टेंशन भी आया, सीडो भी आया और एमजी भी आया, तीनों फोर्सेस आ गए, एमजी भी आया, सीडो भी आया, टेंशन भी आया। अब बेटा हम करेंगे रेजोल्यूशन यहां पे, तो 2 स्टैंडर्ड एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी बेटा वाई एक्सिस, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, दिस इज आवर वाई एक्सिस फॉर एग्जाम्पल। अब हम करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन। देखो रेजोल्यूशन में क्या होगा, टेंशन यहां पे इस तरीके से, बताओ बेटा ये वर्टिकल एक्सिस हुई हमारी यहां पे, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मुझे एक चीज बताओ बच्चे, अगर मैं mg को रिजोल्व करूं तो यहां से कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहां से कौन सा कंपोनेंट आएगा, पहले ये अल्फा अगर है तो ये अल्फा आएगा सर, यहां से आएगा mg cos ऑफ अल्फा और यहां से आएगा mg sin ऑफ अल्फा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, t जो है बेटा यहां पे अगर मैंने t के ये बना दिए, ये एंगल यहां पे थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा सर, थीटा होगा, तो टी का ये वाला कंपोनेंट कौन, और यहां से कंपोनेंट कितना सर, यहां से आएगा टी साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ थीटा, और यहां से टी कॉस ऑफ थीटा, टी कॉस ऑफ थीटा। कुछ एक सेकंड, डायग्राम सही है हमारी बेटा, हम डायग्राम थोड़ी सी यहां पे बनाने में अच्छी बन नहीं रही है, तो ये है बेटा इस तरीके से, थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो यहां से आएगा टी कॉस थीटा। तो मैंने 2 स्टैंडर्ड एक्सिस ली, ये y है और ये x है, थीटा यहां पे आएगा टी कॉस थीटा, यहां से बेटा इस तरीके से टी साइन थीटा, ठीक है। mg का अल्फा आ जाएगा, दैट्स व्हाई mg का यहां से कॉस अल्फा, यहां से साइन अल्फा, ऊपर की तरफ ma। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, ये मैं हटा दूं ये डायग्राम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बताइए ये अब है किस में, नाउ इट विल बी एट रेस्ट, इस पे जितने फोर्स लग रहे हैं इसने एंगल थीटा बना दिया, नाउ द सिस्टम इज एट रेस्ट, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड एंड दिस इक्वल टू दिस। अब मुझे बताओ अपवर्ड फोर्स कितना है, मतलब अलोंग द एक्सिस, मतलब अलोंग द इंक्लाइन, सर एम ए उधर की तरफ है, और बेटा यहां की तरफ कौन है, एम जी साइन अल्फा प्लस टी साइन थीटा, सर ये है हमारा, ठीक है, आ गया, ठीक है, अल्फा निकालना है हमें, और इस वाली एक्सिस पे कौन कौन सा फोर्स है सर, टी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है हमारा इस वाली एक्सिस पे सर, एम जी कॉस अल्फा, ये हमारा सर। एक काम कर,
करते हैं, यहां से टी साइन थीटा निकालते हैं इस वाली इक्वेशन से। अगर मैं निकालूं टी साइन थीटा, बताओ वो किसके बराबर आएगा? टी साइन थीटा आएगा सर एम ए माइनस एम जी साइन अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया टी साइन, ये बना, दो को डिवाइड करो, टी टी कैंसल, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा सर टैन थीटा। आई एम डिवाइडिंग दिस एंड दिस। ठीक है, यहां पे एम थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ए माइनस जी साइन अल्फा और डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। तो अगर आपको थीटा चाहिए तो बेटा टैन इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, बस डायग्राम परफेक्ट बननी बहुत जरूरी है, दैट्स इट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Product of mass and velocity, that's momentum, is basis to effect of force on the motion. ठीक, first statement is speaking about mass and velocity, which is the momentum, which is actually total motion of the body. It is the total motion of the body. It is not speaking about the change in the momentum, but the second one is speaking about force acting for the same time is gives the there's a change in momentum, same change in momentum for different bodies. This is second law and this is actually different concept. So ये दोनों सही है बेटा, बट ये इसका रीजन नहीं हुआ क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इट डज नॉट कंक्लूड फ्रॉम दिस कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो कि सिंपली कहता है मास इनटू वेलोसिटी होता है बेटा टोटल मोशन ऑफ बॉडी। यू कैन नॉट रिलेट दैट कॉन्सेप्ट विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि कहता है फोर्स लगेगा सो देयर विल चेंज इन मोमेंटम। सो दीज आर बोथ आर करेक्ट. Both are correct at their respective positions, but they do not represent each other. A man of 60 kg stands in a weighing scale, ठीक है, in moving lift, ठीक है, ये moving lift है बेटा, आदमी यहां पे एक moving lift में एक स्केल के ऊपर बैठा हुआ है। आपको मैच करना है फर्स्ट विद सेकंड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, When lift is moving, पहले बताओ इसका मास कितना है सर 60, तो इसका नेचुरल जो आप कह सकते हो बेटा ट्रू वेट जो होगा वो तो होगा 600 न्यूटन्स। अगर मैं इसका डब्ल्यू एक्चुअल की बात करूं 600 होगा, इसको आप दिमाग में रखिएगा। When lift is moving upwards with uniform speed, बेटा अगर लिफ्ट ऊपर जाए और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, मतलब इसमें कोई सीडो वीडो तो आएगा नहीं, मतलब इस टाइम जो स्केल दिखाएगी डेफिनेटली वो एक्चुअल ही दिखाएगी। तो आंसर इज इस टाइम आंसर 600 ही आएगा। तो ए ऑप्शन का 600 आंसर है बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो ए का सेकंड, जरा ए का सेकंड कौन कौन दिखा रहे हैं? ए का सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, बी का फर्स्ट, तो ये तो कॉमन है। सी का सी ऑप्शन से पता चलेगा। अब थर्ड और फोर्थ में कौन सा आप ये करेंगे, सी का थर्ड है या सी का फोर है? सी का देखेंगे। When lift is moving upwards, अब मुझे एक से बताओ, लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है सीडो कहां मिलेगा? नीचे, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। मुझे एक से बताओ, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो बेटा इस टाइम वेट अपरेंट जो है, जो देखे, जो यहां पे स्केल मेजर करेगी वो कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है ना, तो यहां पे तो अपरेंट आ जाएगा, वो बेटा हो जाएगा एड, यहां पे वजन ज्यादा आएगा, 600 प्लस आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है बेटा 60 इंटू 6 करेंगे, जो एक्सेलरेशन है 6 6 36 360, तो ऑलरेडी कितना है बेटा 600, 600 और 360 हुआ 960, तो इस टाइम 960, यानी हमारे हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है 4 आएगा। सी का 4 यहां पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बस 2 से हमारा कंट्रास्ट आ जाता है, सारा सॉल्व नहीं करना होता, इट विल कंज्यूम टाइम। चलिए, A body starting from rest moves along the smooth inclined plane of length L, ठीक है, height h and inclination theta. Match the following with this, choose the correct answer this, ठीक है। Acceleration of the body along the incline, देखो बेटा ये एक inclined plane है, इसके ऊपर एक बॉडी रख दी गई है। A body starting from rest moves along the, so starting velocity is 0, moves along the incline, ठीक है। हाइट है बेटा इसकी h और स्लांट हाइट जो है वो है बेटा l। यहां तक समझ में आया? थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो बॉडी स्मूथ ट्रैक पे ऐसे स्लाइड कर रही है। अब आपको पता ना सही कौन सा है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अलोंग द इंक्लाइन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अलोंग द इंक्लाइन, बेटा यूजुअली इसकी एक्सेलरेशन तो जी होगी। अब यहां पे और एक्सेलरेशन नहीं आ सकती क्योंकि ये स्मूथ है, जी है, बट अलोंग द इंक्लाइन कितना होगा? आप जानते हैं जी साइन थीटा आ जाएगा, यहां से आ जाएगा जी साइन थीटा, तो बेटा एक्सेलरेशन आएगी अलोंग द इंक्लाइन जी साइन थीटा, तो ए का सेकंड आएगा। अब देखो ए का सेकंड कौन कौन दिखा रहा है? 2 और 3 दिखा रहा है, बी से ही कंट्रास्ट हो जाएगा। दूसरा,
वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस एट द बॉटम, आपको बताना है जब ये बॉटम पे पहुंचेगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहले बताओ इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं, हाँ सर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0। सो बेटा हम यहां पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, उससे निकाला जा सकता है v इज इक्वल टू u प्लस at से, और किससे, टाइम के रिलेशन में नहीं है, तो मुझे लगता है हम यूज करेंगे डिस्टेंस के हिसाब से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मैं यूज कर सकता था v इज इक्वल टू u प्लस at, बट द प्रॉब्लम उसमें टाइम आएगा और मेरे ऑप्शन टाइम में नहीं है, अदरवाइज दैट वाज करेक्ट। So v square minus u square is equal to 2as in terms of distance. Final velocity निकालनी है, initial 0 to acceleration along the incline g sin theta multiplied by distance along the incline, that's L. v is equal to root of 2g sin theta, L should be the answer. अब बताओ ये वाला कौन सा ऑप्शन है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gl sin थीटा, तो यहां पे आपका आ जाएगा b का 4। b का 4 कौन है बेटा, ऑप्शन नंबर 2 b का 4 है और ये b का फर्स्ट है, तो बेटा पहले एलिमिनेट हो गए, तो पहला और 4वां, और यहां पे 2 और 3 में मसला था, तो दूसरे वाले ऑप्शन से क्लियर हो गया। फोर्स इतना एक्ट कर रहा है ऑन अ बॉडी फॉर 4 सेकंड्स, प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, द पावर यूज्ड इज, देखो बेटा पावर आप जानते हैं एफ डॉट वी होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, डॉट एफ डॉट वी। अब मुझे फोर्स देकर है और ये फोर्स एक्ट कर रहा है 4 सेकंड के लिए, डिस्प्लेसमेंट देकर है, मैं लिख सकता हूं ना, मुझे एक चीज बताओ, फोर्स कितना देकर है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया फोर्स। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, अब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है v के साथ, मगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देकर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी। सो बेटा मैं कहूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, डिवाइड बाय करूंगा इसको बेटा टाइम से, तो ये बनी वेलोसिटी, बन गया f डॉट v। सो बेटा यहां पे सिंपल डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 2 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 4, 3 आपको आया समझ मैं क्या बोल रहा हूं। सो मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया बेटा टाइम से, ये बन गई वेलोसिटी, फिर किया f डॉट v, i with i, j with j, k with k। The moment you will solve it, you will come option number first 9.5, zero level question. A motor drives a body along a straight line with a constant force. The power developed by the motor varies with time as, देख बेटा एक मोटर जो है एक बॉडी को स्ट्रेट लाइन पे चला रहा है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स इज कांस्टेंट, पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है। पहले बताओ फोर्स अगर कांस्टेंट है तो पावर को लिखा जा सकता है f डॉट v, लेकिन मुझे किस किस के बीच में बनाना है, द पावर डेवलप्ड बाय द बॉडी, अच्छा पावर और टाइम के बीच में मुझे बेटा ग्राफ बनाना है। पावर तो आ गया, फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन पावर वर्सेस टाइम का, ये तो वेलोसिटी यहां पे फंस गई, वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे मुझे बताओ, फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं, हाँ सर, और एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी ड्राइव्स द पावर डेवलप्ड बाय द मोटर वेरीज विद टाइम, इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू u प्लस at, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 मानूं तो a, v के बदले लिखा जा सकता है a इंटू टी, तो पावर इज इक्वल टू f, और v के बदले क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी at होगा, तो बताओ बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो मुझे बताओ पावर और टाइम का क्या रिलेशन है, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, द ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एट t इज इक्वल 0। लेकिन एक चीज है बेटा, a motor drives a body along a straight line with constant force. The power developed by the body must vary with time. I was actually interested in that कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो यहां पे आप एज्यूम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान ले, तो बेटा at लिख दीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो बेटा यहां पे फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। A particle which is constrained to move along x-axis, ठीक है, is subjected to a force in the same direction, ठीक है, varies with time as distance this, force in this, ठीक है, for x greater than 0, ठीक है, function potential energy of the particle, ठीक है, मैं आपको बता दूं फोर्स देकर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ये बताना है। पहले फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट कर, तो F इज इक्वल टू माइनस डो यू बाई डो एक्स, डो यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही वेरिएबल है, डी यू बाई डी एक्स करिए बेटा, F इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, तो मुझे F देकर है, मुझे U चाहिए, तो U du इज इक्वल टू एफ डी एक्स करिए, माइनस एफ डी एक्स। अब मुझे बताओ बेटा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स तो आपको U मिल जाएगा, तो U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, जरा बेटा एफ डी एक्स करो, यहां पे F के बदले यहां पे आएगा माइनस, F के बदले यहां पे बेटा के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स, माइनस के एक्स यहां पे लिख दो, माइनस ये माइनस बाहर रखिए होल माइनस, एंड यहां पे माइनस के एक्स, उसको डी एक्स अलग से,
और प्लस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग से, इंटीग्रल इसको अलग से इसको अलग से। ये माइनस है फॉर्मूला का, ये है बेटा अपना जो फंक्शन का माइनस था और ये मैंने कर दिया। अब यहां पे थोड़ी सी जो है हम सॉरी यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा और प्लस ए यहां पे आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। आई थिंक ये आपको समझ में आया, लेकिन यहां पे एक गड़बड़ हो जाएगी, ये माइनस यहां पे अंदर आएगा क्योंकि दिस वाज होल माइनस, तो ये टर्म बन जाएगी माइनस। होप कि आपको समझ आया। तो हमारा रिजल्ट आया u का आया प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3, ये बना u का। अब मुझे बताओ ये कौन सी है सर? ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो ग्राफ तो किसी भी हालत में स्ट्रेट वाला तो नहीं बनेगा, स्ट्रेट ये वाला है, थोड़ा सा ये वाला स्ट्रेट दे रहा है, ये इंप्रेशन गलत है, ठीक है। अब बनेगा थोड़ा पैराबोलिक टाइप का। u का पावर यहां पे 1 है, x का पावर हायर है, मतलब जो पैराबोला उसका मुंह जो है वो बेटा जिसका पावर 1 होगा उसकी तरफ खुलेगा, तो u की तरफ पैराबोला खुलेगा, u की तरफ पैराबोला खुलेगा, सही है। u की तरफ पैराबोला मुंह खुलेगा पैराबोला का, वो सही है, तो ये गलत। अब इनमें और इनमें कौन सा सही है? लास्ट चीज मैं बता दूं, जब x बढ़ता जाएगा तो कभी ना कभी ये वाली टर्म बेटा इसको ओवर पावर करेगी और u का वैल्यू नेगेटिव b बन सकता है, जबकि ये दिखा रहा है u यहां पे बेटा जो है वो इनफिनाइट हो रहा है, पैरेलल बन रहा है, जबकि u नेगेटिव b हो सकता है बेटा विद इंक्रीज इन x। तो बेटा यहां पे मोस्ट लाइकली आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। पहली चीज u का पावर 1, x का हायर पावर, पैराबोला का मुंह उसकी तरफ खुलता है जिसका पावर 1, इट इज बट ओबियस। उसके बाद मैंने पैराबोला देखा, मुंह कांक u की तरफ किस किस में खुलता है, स्ट्रेट लाइन का कोई ऑप्शन नहीं, बात खत्म। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है, मैन पुल्स अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ h फ्रॉम अ वेल, ठीक है। इफ द मास ऑफ द रोप and that of the bucket full of water are m and m respectively, the work done by the man is, the work done by the man is। ध्यान से सुनिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ये यहां पे बकेट है, ठीक है, और बकेट के साथ लगी है रस्सी, रस्सी का मास है m, बकेट का मास है बेटा m, कैपिटल M। आपको बताना कितना वर्क आदमी को करना पड़ेगा ये ऊपर उठाने में। Work done by the man would be simply equal to the work done by the gravity. Why? Because the change in kinetic energy is 0. Initially the system is at rest. Finally bucket ground पे पहुंचेगा तो kinetic energy will be 0. Change in kinetic energy is 0. वर्क यहां पे दो ही कर रहे हैं, एक तो मैं कर रहा हूं और एक तो ग्रेविटी आंटी कर रही है। तो बेटा वर्क डन बाय मी वुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है mgh, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। H किसकी है? वो H कौन सी हाइट होती है? सब वर्टिकल, आपने बताया, लेकिन किसकी? बॉडी की। लेकिन बॉडी में किसकी? बेटा सेंटर ऑफ मास की। बकेट का सेंटर ऑफ मास यहां पे, सर कितना नीचे? बकेट कितना नीचे? H। लेकिन रस्सी का सेंटर ऑफ मास कहां है? सर h/2 पे। तो बेटा इसमें जो वर्क लगेगा रस्सी को ऊपर चढ़ाने में वो लगेगा mgh/2, रस्सी को ऊपर चढ़ाने में लगेगा mgh/2, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास रस्सी का सिर्फ h/2 नीचे, पानी का सेंटर ऑफ मास h नीचे, तो उसको ग्राउंड तक लाने में आपको बिल्कुल mgh काम करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन mgh प्लस mgh/2। अब gh कॉमन निकाल सकते हो, m प्लस m, और यहां पे लेकिन m/2 आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, यह आ जाएगा, इसमें आ जाएगा m/2 और ये m, ऑप्शन नंबर सेकंड वुड बी द करेक्ट वन। चलिए बेटा नेक्स्ट। तो यहां पे कुछ ज्यादा नहीं करना है, बहुत आसान, मैंने ऑप्शन सही टिक किया। यहां पे स्मॉल m/2 कैपिटल M एज इट इज gh, बिल्कुल सही, ऑप्शन 2। द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस इन अ प्लेन फोर्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज। देखो बेटा u देकर और पार्टिकल ने डिस्प्लेस किया है बेटा यहां से यहां तक, कोऑर्डिनेट्स देकर आपको बताना वर्क डन बाय दैट फोर्स, आप कह सकते हो बेटा कितना लगा, इस जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहले वर्क निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कोऑर्डिनेट्स देकर है, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 1 1 i कैप, 3 - 1 बेटा 2 j कैप, ठीक है, 3 - 1 यहां पे 2 j कैप और ये 1 इतना आ गया, ये आ गई डिस्प्लेसमेंट। u को कन्वर्ट करिए बेटा फोर्स में, लेकिन u यहां पे दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, तो बेटा पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। f इज इक्वल टू माइनस डो u बाई डो x i कैप और प्लस डो u बाई डो y j कैप, आपको ये यूज करना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब मैं इसकी करूं u की, जो कि लैम्डा x प्लस y है बेटा, विद रेस्पेक्ट x,
y की हो जाएगी 0, लैम्डा आएगा बाहर, डो एक्स बाय डो एक्स 1, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा लैम्डा और आई कैप, क्योंकि x की 1 है। जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे बेटा, x की बनेगी 0, y की 1 बनेगी, बाहर लैम्डा होगा तो लैम्डा बेटा j कैप आ जाएगा। अब ये माइनस अंदर लाइए तो माइनस लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, ये हमारा बेटा फोर्स है, ठीक है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है बेटा, तो एफ डॉट एस करिए, आई विद आई, जे विद जे, माइनस लैम्डा आ जाएगा और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस माइनस 2 लैम्डा, जे डॉट जे 1, ये बनेगा माइनस 3 लैम्डा, मस्ट बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। If a block in the shown arrangement is acted upon by a constant force F, ठीक है, its maximum speed will be, यहां पे आप देखा जा सकता है एक ब्लॉक पे एक फोर्स F एक्ट कर रहा है, आपको बताना बेटा मैक्सिमम, आपको क्या बताना है, इट्स मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम स्पीड इसकी बतानी है। पहले मैं एक बात बताऊं, स्पीड तो एक चीज है, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमम, द क्वेश्चन इज कब एक सिस्टम की होगी मैक्सिमम स्पीड? बेटा जब एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। सर क्यों? क्योंकि बेटा मैक्सिमम निकालने के लिए जो स्लोप है dv by dt वो आ जाना चाहिए 0। हम जानते हैं एक फंक्शन का स्लोप जब 0 होता है या तो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता है, तो फिलहाल हम मैक्सिमा के साथ चलेंगे, यानी एक्सेलरेशन जब होगी 0, dv by dt, स्लोप 0, मैक्सिमम तभी कंडीशन पॉसिबल है। तो बेटा ये चीज है। अब मुझे बताना मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो पहले ये बताओ बेटा, ये आ गया आपको समझ, बताओ इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। सर एक तो F एक्ट कर रहा है, एक तो यहां से काम करेगा kx, एक्सेलरेशन कितनी है सिस्टम की 0, तो बेटा F इज इक्वल टू kx के बराबर आएगा। x का वैल्यू निकालो तो F डिवाइडेड बाई k के बराबर, मैंने x का वैल्यू निकाल के रखा। सर आपने क्यों ये फोर्सेस बराबर किए? बिकॉज एक्सेलरेशन वाज 0। अब मुझे बताओ स्पीड कैसे निकालूं? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियली। इनिशियल आप कह सकते हो बेटा ब्लॉक शोन इज एक्टेड ऑन कांस्टेंट फोर्स फॉर दिस एंड दिस, द स्पीड विल बी, इनिशियल वेलोसिटी मान के चलिए 0, तो आप वो फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वर्क डन कौन कौन फोर्स करेगा? स्प्रिंग फोर्स करेगा और करेगा बेटा F। स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क जो होगी वो नेगेटिव होगी, F एक्सटर्नल की वजह से बेटा पॉजिटिव होगी। चेंज इन काइनेटिक फाइनली जो होगी 1/2 V मैक्स जिसको आप कह सकते हो, और इनिशियल आप मान के चलिए 0, द सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, सो इट्स लाइक दिस। अब मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क होती है 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर, और यहां पे वर्क डन बाई F एक्सटर्नल, फोर्स है F एक्सटर्नल एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर x जो है ये हालात हो गए कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर, 1/2 v मैक्स का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या? सब मुझे v मैक्स चाहिए, जहां जहां x है बेटा उसके बदले f बाई k डालिए, तो यहां पे आएगा 1/2 k, यहां पे आएगा f स्क्वायर बाई k स्क्वायर, f स्क्वायर बाई k स्क्वायर प्लस f, और इसके बदले आएगा बेटा f अपॉन k, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर। ले लीजिए बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। देखो कैसे, k एक और एक कटेगा, यहां पे k और यहां पे f स्क्वायर नहीं, यहां पे k नहीं कटेगा, यहां पे आएगा f स्क्वायर बाई k, और कुछ और तो नहीं कटने वाला ना, v मैक्स अब निकालना है। तो बेटा इसको हम सॉल्व कैसे करें? चलिए यहां पे पहली टर्म बची माइनस f स्क्वायर बाई के, माइनस f स्क्वायर बाई के, ये टर्म बची। यहां पे भी आया प्लस f स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, यहां पे आया बेटा f स्क्वायर बाई के, लेकिन यहां पे 2 है बेटा साथ में 2k, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर। देखो बेटा f स्क्वायर बाई के माइनस f स्क्वायर बाई 2k, तो बेटा f स्क्वायर बाई k बचेगा, तो ये बचेगा यहां पे f स्क्वायर बाई k इज इक्वल टू 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर। तो बेटा 2f स्क्वायर अपॉन k ऊपर से रूट 2f स्क्वायर डिवाइडेड बाई m ऊपर से रूट, f निकलेगा रूट से बाहर, ऑप्शन नंबर 1 f डिवाइड बाई रूट ऑफ m k, परफेक्ट आंसर। चलिए बेटा velocity time graph of a particle of mass 2 kg moving in a straight line as shown in figure, work done by all the forces on the particle is,
देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखकर हमें बताना वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है? हाँ सर, t इक्वल 0 पे इनिशियल पता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2 सेकंड के पास सर 0। क्या मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकते हैं। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है तो वर्क मिल गई। तो वर्क इज इक्वल टू बेटा वर्क डन बाय ऑल फोर्स चेंज इन काइंड, फाइनल इट इज 0, इनिशियल 1/2 ऑफ हाउ मच इज द मास सर 2 v स्क्वायर। सो बेटा 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, 2 और 2 कैंसिल हो गए, आंसर इज -400 जूल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Force acting on a particle moving in a straight line varies with velocity as f is equal. Force बेटा देख कर k by v कैसे कॉन्स्टेंट। वर्क डन बाय दिस फोर्स इन टाइम t, हमें वर्क निकाल दिया। वर्क हमें पता बेटा, फोर्स जब वेरिएबल होता है वो राइट f dx, ये हमारे पास है होता है बेटा। अब फोर्स किसके बराबर है सर? फोर्स बराबर है k अपॉन v। क्या मैं v को लिख सकता हूं बेटा, v को dx अपॉन dt? हाँ सर dx अपॉन dt, मैंने v के बदले लिख दिया। यहां पे साथ में क्या है सर? अपना dx, dx dx कैंसिल, k कहां गया सर? बाहर गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt बेटा t होता है, तो kt हमारा आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। होप कि आपको ये समझ में आया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग फिगर इज द पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचड नेट। ये एक नेट है, एक जाली है जिसपे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उसे कोई मतलब हमारा नहीं है। द सेक्शन ए बी इज स्ट्रेचड, ए बी वाला, अब इस पे हमें फोकस करना है। ये वाली जो रस्सी ए बी, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, कितना? 10 न्यूटन। तो ए बी पे नीचे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो जो इसके साथ रस्सियां इस नेट की जुड़ी हैं उनमें क्या आएगा? टेंशन। समझो बेटा इसमें T1 आ गया, समझो इसमें T2 आ गया। एंगल हमें देख कर है बेटा 120 120, तो जाहिर सी बात है ये भी 120। अब आपको क्या निकालना है? आपको BC और बेटा BF इनमें T यानी T1 और T2 का वैल्यू निकालना है। लेमीज थ्योरम बेस्ट यहां पे, क्योंकि तीन फोर्सेस है बेटा इक्विलिब्रियम है, तो लेमीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। 10 अपॉन साइन ऑफ, बिलाल शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, ऊपर से नॉकिंग हो रही है बहुत ज्यादा, प्लीज इसको देख लें, इज इक्वल टू T1 अपॉन साइन ऑफ 120 एंड T2 अपॉन साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120। देखो बेटा साइन ऑफ 120 साइन ऑफ 120 120 गया, T1 T2 ये सब 10 10 10 के बराबर है, तो हमारा आंसर यहां पे आएगा 10 और 10। और अगर मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस बनाऊं तो हमें दिख रहा है यहां पे ऑप्शन नंबर 3 विच इज 10 10। क्वेश्चन हो गया। इन अ टग ऑफ वॉर कॉन्टेस्ट, two men pull on a horizontal rope from opposite sides, the winner will be the man who बेटा ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। टग ऑफ वॉर में कौन जीतता है? तो लगता है जो रस्सी को ज्यादा फोर्स से खींचेगा, बट एक्चुअली बेटा जिस बंदे की वजह से ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स लगेगा, खींचने के टाइम ज्यादा फोर्स ग्राउंड पे लगेगा, वो टीम जीतती है। तो याद रखेंगे विच एक्सर्ट्स ग्रेटर फोर्स ऑन द ग्राउंड। सो इन अ टग ऑफ वॉर हु विंस? विच अप्लाइज मोर फोर्स ऑन द ग्राउंड, नॉट ऑन द रोप। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डिटेल में फिर कभी जाएंगे। A satellite in force-free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate of, बेटा एक सैटेलाइट है बेटा, वो स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, और डस्ट को dm/dt इस रेट पे वो साफ कर रहा है, where m is the mass, v is the velocity of the satellite, alpha is the constant. The deceleration of the satellite is, हमें निकालनी है बेटा deceleration of यानी retardation of, acceleration आप कह सकते हो सैटेलाइट में कितनी है। बताओ dm/dt कितना देकर है सर? dm/dt देकर है अल्फा v। और दूसरी बात है v क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। फोर्स में निकाल सकता हूं, हां सर फोर्स निकाला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। बेटा p होता है mv, v को बाहर निकालो क्योंकि v हमें देकर है, उस वहां पे बचेगा dm/dt, वो बनेगा अल्फा v इंटू v स्क्वायर बनेगा अल्फा v स्क्वायर। तो फोर्स मिला, रिटार्डेशन कितनी होगी? फोर्स बाई मास, v स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई m इज द आंसर। सो मेरे हिसाब से अच्छा, और याद रखें क्योंकि रिटार्डेशन है आंसर नेगेटिव में आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वुड बी करेक्ट, अल्फा v स्क्वायर बाई m बिकॉज दिस इज द रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two blocks of mass 2m and m are in equilibrium as shown. Now the string between the blocks is suddenly broken. ठीक है, between the blocks, between मतलब यहां पे रस्सी काट रही है, ठीक है। The acceleration of the block A and B respectively at the instant. देखो पहले तो ये सारा रेस्ट में, ठीक है, नेट फोर्स हर एक पे लगने वाला 0। ये रस्सी कट गई अचानक से, ये ब्लॉक कहां गिरेगा? नीचे। अब ये ब्लॉक जब गिरेगा बताओ कितनी एक्सेलरेशन से गिरेगा? कॉमन सेंस, फ्रीली फॉलिंग बॉडी g से गिरेगी, तो ये जो गिरेगा b वाली बॉडी g से गिरेगी। बट द क्वेश्चन इज 2m कहां जाएगा? ऊपर, उसकी एक्सेलरेशन निकालिए। मुझे एक चीज बताओ,
2m पे पहले कितना नेट फोर्स था सर 0, लेकिन जैसे ये ब्लॉक कटा इसकी वजह से कितना फोर्स कम हो गया सिस्टम में mg, तो मैं कहूंगा इस पे अब जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा mg के बराबर अपवर्ड्स, क्योंकि जब ये mg लगा रहा था तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर था, लेकिन अगर mg यहां पे कट गया तो सिस्टम में आप कह सकते हो फोर्स की कमी होगी mg, तो इसमें अब जो नेट फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, लेकिन कहां की तरफ अपवर्ड्स, तो बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स अपवर्ड ऊपर वाले ब्लॉक में जो अब नेट लगेगा वो mg लगेगा, मास है उसका 2m, एक्सेलरेशन उसकी a है, मुझे a निकालना है, m और m कैंसिल g/2, तो बेटा A वाले बॉडी में g/2 और B वाली बॉडी में g एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, a rocket of mass 120 kg is fired in a gravity free space is ejecting the gases with velocity of this velocity देकर at the rate of 1 kg per second, dm/dt देकर है और v देकर है, what will be the initial acceleration निकालनी है, अभी पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ, तो बेटा फोर्स यहां पे लिखा जैसा v dm/dt, dm/dt, और इसको मास से डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, v कितना देकर है सर 600, dm/dt सर 1 देकर है, ये क्या निकला फोर्स, इसको डिवाइड किससे करो सर मास से, उससे क्या मिलेगी एक्सेलरेशन, बताओ बेटा मास कितना देकर है, बताओ मास कितना रॉकेट का देख 120, तो 600 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे, शून्य शून्य कटेगा, 60/12 करोगे, 60/12 तो बेटा 5 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, बिल्कुल 12 into 5 is equal to 60, बहुत आसान। Monkey of mass 30 kg climbs on a massless rope which can stand a maximum tension of 320, in which of the following cases will the rope break? देख बेटा यहां पे एक मंकी है, बताओ मंकी पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, बताओ मंकी का मास कितना है 30, तो 300 न्यूटन mg नीचे की तरफ है, टेंशन कितना आएगा अगर ये मंकी एक्सेलरेट नहीं करेगा तो टेंशन विल बी 300, रस्सी कहां पे कटेगी 320 पे, तो अगर मंकी कुछ नहीं करता है बेटा तो होगा क्या, टेंशन 300 के बराबर, जबकि ब्रेक होगा 320 पे, तो अभी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक बार मंकी ने ऊपर एक्सेलरेट करना शुरू किया तो बेटा रस्सी में वो फोर्स जो है एम ए की तरफ बन के नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो रस्सी में टेंशन बढ़ेगा, तो याद रखें अब क्वेश्चन है मंकी कितनी एक्सेलरेशन से जाए ताकि रस्सी टूट जाए, पहला मंकी क्लाइंब्स अप, डाउनवर्ड्स का यहां पे सवाल, कोई डाउनवर्ड वाला तो नहीं है, डाउनवर्ड वाला नहीं है बेटा, यहां पे काटना है रस्सी को, अगर ये डाउनवर्ड जाएगा तो टेंशन कम हो जाएगा, हमें यहां पे काटना है रस्सी को तो हमें टेंशन बढ़ाना है, अभी कितना टेंशन है सर 300, हमें बढ़ाना है, मंकी जब ऊपर जाएगा तो रस्सी में जो है बेटा वो एक्सेलरेशन नीचे, तो बेटा अपवर्ड वाला, पहले बोल रहा है मंकी ऊपर जाएगा 2 से, जरा बताओ एडिशनल फोर्स कितना आएगा, मंकी ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, मास है मंकी का 60 इंटू करो बेटा मास है मंकी का 30 और मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 से, 230 हुआ 60, तो बताओ बेटा पहले कितना फोर्स था नीचे 360 हो जाएगा ये, अगर मंकी सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जाएगा तो बेटा एडिशनल फोर्स नीचे की तरफ आएगा 60, ऑलरेडी है 300 प्लस 60 360, बेटा ये फोर्स इस स्ट्रिंग को ब्रेक करके रख देगा, द मंकी क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई बाय करो बेटा 30, 5 3 15, ये 15 आ जाएगा, 315 वो कम हो जाएगा इससे, मंकी क्लाइम्स अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5, बेटा अगर स्पीड कांस्टेंट है एक्सेलरेशन नहीं आएगी, नो एडिशनल फोर्स, तब भी रस्सी नहीं कटेगी, डाउनवर्ड का तो कोई सवाल ही नहीं है, परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बेसिक एंड फंडामेंटल। 2% hold a rope of negligible weight tightly at its ends so that it's horizontal, ठीक है, दो आदमी ने एक रस्सी को पकड़ा है ताकि वो एक हॉरिजॉन्टल बेटा, 15 kg weight is attached at the center, बेटा 15 kg का मतलब 150 न्यूटन का वेट अपने बीच में टांग दिया, होगा क्या, रस्सी बेंड हो जाएगी, ये सिस्टम ऐसा बनेगा। अच्छा, द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट स्ट्रेटन द टॉप इज, देखो क्या कह रहा है, कितना मैं खींचूं ताकि ये रस्सी फिर से ऐसी बन जाए, यानी लोड से पहले वो हॉरिजॉन्टल थी, लोड के बाद डेंट आ गया, कितना खींचूं ताकि वो स्ट्रेट बने, बेटा आपको बहुत इनफिनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा, सर क्यों, लेमीज थ्योरम से देख लो बेटा, ये एंगल थीटा, अगर तुम लोग इसको बेटा स्ट्रेट करोगे ये 180 बनेगा, साइन ऑफ 180 होता है 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनाइट, यानी फोर्स जो है बेटा वो इनफिनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, इनफिनाइटली लार्ज, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, लेमीज थ्योरम से यू कैन चेक आउट दिस, हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो 180 आएगा, साइन ऑफ 180 बेटा 0 होता है, 1 डिवाइड बाय 0 या एनी फोर्स डिवाइड बाय 0 इज एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफिनाइट फोर्स चाहिए।
A cork of mass 10 gram is floating on the water. एक कॉर्क है जो फ्लोट कर रही है. नेट फोर्स ऑन द कॉर्क इज, बच्चा अगर एक कॉर्क फ्लोट कर रही है, ना नीचे एक्सेलरेट कर रही है ना ऊपर, नेट फोर्स तो जीरो होगा. ऑप्शन नंबर 4, इसको कुछ नहीं करना है. Two masses of 10 kg and 5 kg are suspended from fixed support as shown in the figure. The system is pulled down with a force of 150 attached to the lower mass. The steering support breaks and the system accelerates downwards. If the downward force continues to act, what is the acceleration on the system? देखो बेटा, दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, अभी रेस्ट पे 150 वाला न्यूटन लगाया फोर्स, ये रस्सी कट गई. मुझे एक चीज बताओ, इसमें एक्सेलरेशन निकालनी है. समझ मेरी बात. जैसे रस्सी कटेगी सिस्टम नीचे गिरेगा. बता बेटा, इसका मास 10, इसका 5, बता ग्रेविटी का फोर्स इस पे कितना सर? 100, इस पे कितना? 50. 100 और 50 150 न्यूटन. ग्रेविटी का फोर्स इनको नीचे 150 न्यूटन, और अलग से हमारा 150 300 न्यूटन इस पे फोर्स कुल लगा. तो 300 न्यूटन इज द नेट फोर्स जिससे ये नीचे जा रहा है. बता मास कितना है सर? 15 है. बेटा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज द एक्सेलरेशन. सो द ऑप्शन इज 300 डिवाइडेड बाय 50, 20 इज द आंसर. दैट्स द एक्सेलरेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two blocks of mass 2 kg 1 kg are in contact with each other on a friction. ठीक है, 2 kg वाला ब्लॉक, 2 kg वाला ब्लॉक और 1 kg वाला ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में. ठीक है. When a horizontal force of 300 Newton is applied, आपने 3 Newton is applied to the block of mass 2 kg. The value of force of contact. इस पे लगाया हमने, कितना फोर्स लगाया हमने? 3 न्यूटन. यहां पे निकालना है, दो के बीच में रिएक्शन निकालना है, दो के बीच में रिएक्शन निकालना. पहले देखो, जब 3 न्यूटन इस सिस्टम पे लगा, दिस इज मोशन इन कांटेक्ट. एक्सेलरेशन दोनों की कॉमन, वो एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स लगने वाला, वो तो 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल मास. 3 न्यूटन नेट फोर्स है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. नेट मास है बेटा 2 kg और 1 kg हो गया 3, 3 और 3 कट गए, एक बचा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब इस सिस्टम की नेट एक्सेलरेशन बेटा 1. अब ध्यान से देख, इस 1 वाले की एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी इसकी बनाएंगे. बता इधर की तरफ क्या लगेगा सर? इधर लगेगा एक्शन, वही तो निकालना है. बीच में कितना एक्शन है बता बेटा. ये कहां की तरफ जा रहा है सर? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है आगे की तरफ. तो बेटा जो फोर्स है इज इक्वल टू मास, मास से बेटा इसका 1 और एक्सेलरेशन भी 1 है. 1 1 जा 1 हुआ, आंसर हुआ 1, यानी बीच में एक्शन रिएक्शन 1 है. तो बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट, इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 120. बहुत आसान. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर. p स्क्वायर बाय 2m होता है. ये क्या कहता है? अगर हम मोमेंटम को बढ़ाएंगे 50% से, इसको बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 125 बढ़ेगी. बिल्कुल सही है. इट कैन बी शोन बाय 2 मेथड्स. ईदर यू कैन यूज द एरर मेथड, बट वहां पे हम क्या क्या बोलते हैं, जो आंसर आएगा वो मोर देन रखना है आपको. देखिए बेटा 50% छोटी चेंज नहीं, एक बड़ी चेंज है. अगर मैं एरर मेथड यूज करूंगा, डेल के बाई के इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल पी बाई पी, ये वाला मेथड यूज करूं, मुझे पता ये मेथड लेस देन 5% पे काम करता है, मैं फिर भी यही यूज करूंगा. सो 2 इंटू 50 कितना आएगा? 100. लेकिन मुझे दिमाग में रखना है ये तो सिर्फ 5% के वैल्यू था, मैंने 50 पे किया. सो मोर देन 100. सो 125 जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी. ये हम दूसरे डायरेक्ट मेथड से, एग्जैक्ट मेथड से भी कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट जब आप चेक करोगे बेटा, इट्स 100% करेक्ट. काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये भी तो सही है. काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर. इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये इसके साथ रिलेटेड कैसे हो गया मुझे बताओ. हाउ कम दिस एक्सप्लेन दिस वन? वो k इज वेलोसिटी स्क्वायर, वो तो काइनेटिक 1/2 mv स्क्वायर है, वो कैसे एक्सप्लेन करता है ये चीज? तो बेटा ये गलत है. तो हम ये कहेंगे बोथ आर करेक्ट, मगर रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. If only conservative forces acts on a system, then total mechanical energy is conserved. 100% बात है. सिस्टम में अगर सिर्फ कंजर्वेटिव है बेटा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. छोटी सी गलती है. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है. ये गड़बड़ है. तो असर्शन से ये रीजन गलत है. असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, when a stationary bomb explodes into 2 pieces, their speeds are inverse ratio of their masses. बिल्कुल सही. जब बेटा बॉम्ब फटता है वो इंटरनल फोर्स की वजह से फटता है. मोमेंटम इज कंजर्व. मोमेंटम होता क्या है? मास इंटू वेलोसिटी. अब p तो कांस्टेंट है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m. ये बिल्कुल सही है. एक्सप्लोजन वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अभी मैंने बोला कि बम का फटना इंटरनल चेंजेस है, इंटरनल फोर्स आर इन्वॉल्वड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड. यहां पे वायलेट नहीं होता है. तो हम ये कहेंगे स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज
100% इनकरेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body of mass 0.3 is taken up the inclined plane of 10 मीटर हाइट and 5 मीटर। एक सेकंड, ये प्लेन है, इसकी लेंथ है 10 मीटर। एक बॉडी है जिसका मास है 0.3 kg, इसको मुझे ऊपर की तरफ धकेलना है, ठीक है। एंड अलाउ टू स्लाइड द बॉटम अगेन, जब मैं यहां तक पहुंचाता हूं फिर मैं इसको गिरने देता हूं वापस, ठीक है। आपको पता ना कौन सा सही है, ठीक है। आ जाओ। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप 0। ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? कंजर्वेटिव। राउंड ट्रिप में नेट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इन अ राउंड ट्रिप इज ऑलवेज 0। तो ए का हुआ 0, यानी ए का हुआ 3, ए का हुआ 3, ए का हुआ 3। अब हमारे बन गए दो ऑप्शंस, यानी पहला भी करेक्ट, दूसरा भी। इसका बी ऑप्शन आपको कुछ नहीं देगा। सी ऑप्शन को चेक करो, सी क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर राउंड ट्रिप कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स पहले याद रखिए, राउंड ट्रिप में 0 नहीं देगा बिकॉज वो नॉन कंजर्वेटिव। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन राउंड ट्रिप में, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जरा बताओ फोर्स कितना होगा? म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। और बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट है बेटा 10 मीटर्स का, तो म्यू mg cos थीटा इंटू 10। और ऊपर जाने के टाइम और नीचे जाने के टाइम ये वर्क दो गुनी हो जाएगी। इट विल नॉट कम लेस, इट विल नॉट कम लेस, दे विल, ये कैंसिल नहीं होंगे, ये ऐड होंगे, तो ट्वाइस होगा। म्यू mg cos थीटा ऊपर के जाने के टाइम भी लगेगा, म्यू mg ट्वाइस ऑफ दैट। एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस एक्चुअली यू विल गेट आई थिंक यू विल गेट, ये कौन सा ऑप्शन है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से -7.6 सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा आएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन अ राउंड ट्रिप, मुझे लगता है -7.6 आएगा। यू कैन चेक आउट, ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द मेथड, ठीक है। और एक को चेक कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, वो भी निकाला जा सकता है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन में कौन कौन करेगा? एक तो करेगा बेटा ग्रेविटी वाला, ये करेगा एक्सटर्नल फोर्स हमारी वजह से, और कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा। मुझे लगता है इन्हीं दो से आपका क्लियर हो जाएगा कौन सा सही है। टू मी मुझे लगता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेफिनेटली वो वर्क तो नेगेटिव है। क्यों? जब ये ऊपर जा रही है फ्रिक्शन का, नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, नीचे आने के टाइम डिस्प्लेसमेंट तो नीचे है बेटा। देखो नेगेटिव से भी देखा जा सकता है, अगर मैं, चलो वैल्यू को छोड़ो, फ्रिक्शन की वजह से वर्क है, ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, बेटा नेगेटिव। ऊपर से नीचे आने के टाइम फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, इट्स अंडरस्टूड एंड इट्स नॉट जीरो। सो फ्रॉम दैट लॉजिक यू कैन से -7.6, only one is the minus. So beta option number second would be 100% correct. Second is correct. Next, a block of mass is taken from A to point B under the action of a constant force F along a quarter of a circle of a radius R. देखो बेटा, यहां से एक ब्लॉक को लिया B तक, ये क्वार्टर ऑफ ए सर्कल है, वर्क डन बाय दिस फोर्स। वर्क क्या होता है? F dot S। F dot S क्यों लिखना पड़ता है? हमें चाहिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, या चाहिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट असल में हमें एक लाइन में चाहिए, एक ही लाइन पे चाहिए, वो था डॉट का असल में मतलब। देखो फोर्स है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो बताओ ब्लॉक तो गया ऐसे, ये तो उसका पाथ हुआ, बट हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल? यहां से और यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर चेक करोगे दैट इज आर। सो एफ इंटू आर इज द आंसर। पहला ऑप्शन सही है। चलो बेटा, the net work done by the tension in the figure when the bigger block of mass 4 kg touches the ground is, मेरी बात सुनो, टेंशन की वजह से वर्क, टेंशन T, ये वाला ब्लॉक कितना नीचे जा रहा है सर? 1 मीटर। तो बेटा टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो बेटा इस पे वर्क आएगा टेंशन T मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉस ऑफ, यहां पे बेटा अपोजिट है तो 180, तो ये वर्क आ गई नेगेटिव, मान लो -10 जूल। इस पे कितना आएगा? टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, इसका टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, इसका टेंशन वही है T है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो जितना यहां पे वर्क आएगा नेगेटिव उतना यहां पे आएगा पॉजिटिव, नेट आएगा 0। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, a block of mass 5 kg is on a rough horizontal surface and is at rest. Now force of 24 Newton is imparted to it with negligible impulse. ठीक है, देख बड़ा क्या कह रहा है? ब्लॉक ऑफ 5 kg is on horizontal surface. Now force आपने 24 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अच्छा, if the coefficient of kinetic friction is 0.4, 0.4 is the coefficient of kinetic friction, बिल्कुल सही है।
g is 9.8, then the acceleration of the block is, यार ये क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है? 20 फोर्स आपने लगाया, क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देकर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो म्यू इंटू एन, एन के बदले यहां पे mg, क्योंकि इनक्लाइन तो नहीं है, म्यू mg आ गया समझ? अच्छा बताओ, 24 माइनस दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वहां से आपको एक्सेलरेशन निकलेगा। व्हेन यू सॉल्व दिस इट विल गिव 0.88, बहुत आसान। चलो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक नहीं, फोर्स एफ देकर है, देन द इंपल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो फोर्स देकर है, इंपल्स निकालो। फोर्स इंपल्स होता क्या है? चेंज इन मोमेंटम। आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल पी बाई डेल टी। इंपल्स हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम को, तो एफ डॉट डेल टी आपको करना पड़ेगा, एफ डॉट डेल टी, ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको, एफ इंटू डेल टी, सॉरी एफ इंटू डेल टी आपको करना पड़ेगा। फोर्स देकर है 500 दैट, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? डेल टी से मल्टीप्लाई करो, डेल टी इज अ स्मॉल टाइम, लेट इट बी टी, तो टी से इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 500 टी और ये बनेगा माइनस फंक्शन ऑफ टाइम विल बी, एक सेकेंड, 100 टी स्क्वायर, 500 टी और 100 टी स्क्वायर, तो फोर्स, एक सेकेंड हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम, एफ डेल टी। फोर्स देकर है डेल पी, तो आया मुझे समझ, ये आ गया डेल पी, आ गया फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स देकर है 500 माइनस 100 टी और इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा टाइम से, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम मान लो टी है, ठीक है। ये बनेगा 500 माइनस 100 टी स्क्वायर, 100 टी स्क्वायर, यहां पे मेरा ऑप्शन है 50 टी स्क्वायर, तो यहां पे आपका परफेक्ट आंसर जाएगा 500 टी माइनस 100 टी स्क्वायर, ये बनेगा इसका परफेक्ट आंसर। चलिए बेटा, ए मिनिमम फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 1 और 2 kg टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन अ प्लेन। एक सेकंड देखो बेटा, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक ये ब्लॉक इंक्लाइनेड प्लेन पे है। मिनिमम फोर्स कितना लगाया जाए ताकि एक मास जिसका मास है 102 kg इसको नीचे गिरने से बचाया जा सके। देखो बेटा, मैं आपको सिंपल एक स्टेप का मेथड बताता हूं। बताओ mg sin थीटा कहां लगेगा? सर नीचे। वो इसको कहां लाना चाहेगा? सर नीचे। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स होगा? सर फ्रिक्शन होगा। तो आप दोनों फोर्सेस निकालो, नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स। अगर चाहिए दोनों बराबर हुए, अगर इनका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, तो आपको अलग से कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर ये कम, ये ज्यादा है, नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगने वाला कम है, तो बेटा आपको पता है ये अब नीचे एक्सेलरेट करेगा, तब आपको एफ लगाना पड़ेगा। तो सिंपल क्या है, आप निकालोगे बेटा mg sin थीटा, आप निकालोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा। दिस माइनस दिस वुड बी द नेट फोर्स, और नेट फोर्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसको रेस्ट पे रखना है, तो उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। व्हेन यू सॉल्व दिस इट विल कम 157। और एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, देयर इज अ इंटरेस्टिंग सरप्राइज फॉर यू पीपल। जो ये वाला क्वेश्चन था, इट वाज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप देख लीजिए। When I solved this question, I got 2 divided by root 2 minus 1. But when you check these options, it appears like that कि सर कोई आंसर है नहीं। बेटा है, ध्यान से सुना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 divided by root 2 minus 1, it comes 4.8. Listen carefully, it comes 4.8. When you solve option number 2, it again comes 4.8. So that means appearance में ये अलग दिख सकता है, but actually जो है ये दोनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई टुक अ रेस्ट देयर, ब्रीथ, कि मैंने सोचा देखता हूं कि क्या मसला है। तो तब से मैं सोच रहा वाइल कैलकुलेटिंग कि नहीं, हाँ ये का अगर इसका वैल्यू करेंगे कैलकुलेट, सी रूट टू 1.414 माइनस 1 0.414, 2 डिवाइड बाय 0.4 4.8। सो यहां पे रूट टू 1.414 प्लस 1, so it is 2.4 and multiply by 2 4.8, so answer is same। होप कि आपको ये इंटरेक्शन जो इससे बहुत फायदा होगा। थैंक्स सो मच।